नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिकों और मजदूर वर्ग के हित में चल रही योजनाओं को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि लंबे समय तक ये वर्ग उपेक्षा और कठिनाइयों का सामना करता रहा, लेकिन अब सरकार ने उनकी जरूरतों को प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने बताया कि श्रम मंत्रालय ने इस वर्ष श्रमिक परिवारों के कल्याण, सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को जमीन पर उतारा है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। खुशी की बात है, जो श्रमिक वर्ग, जो मजदूर वर्ग पिछली सरकारों के समय में परेशान रहता था, जिनकी अनदेखी होती थी, इस एक साल में जिस तरीके से हमारे श्रम मंत्रालय ने उन श्रमिकों की देखरेख की, उनके लिए योजनाओं पे क्रियान्वयन किया, उसका सुखद परिणाम हमें दिख रहा है। आज भी जैसे 15,700 बच्चों को 12 करोड़ की राशि की शैक्षणिक सहायता दी गई, स्कॉलरशिप दी गई, वो भी बड़ा अच्छा काम है, जिससे बच्चों की शिक्षा मजबूत हो रही है। लखपति बिटिया का लाभ भी हमारे इन मजदूर परिवारों को मिल पाएगा। और हमने ग्रैब पीरियड में जो 10,000 रुपए की राशि, सहायता राशि इनके अकाउंट में पहुंचाई, मजदूर भाई बहनों के अकाउंट में पहुंचाई। 500 पालना केंद्र, जो हमारी वो परिवार, जो बहनें मजदूरी के लिए जाती हैं, रोजगार के लिए जाती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहाँ छोड़े, उनको ये चिंता उन्हें सताती थी, आज सरकार के वो 500 पालना केंद्र उनके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। खुशी। वहीं मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन वीक के मद्देनजर क्रांति सेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक विवादास्पद अल्टीमेटम जारी किया है। संगठन की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी के नेतृत्व में वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यालय में एकत्रित हुए और लाठी पूजन का आयोजन किया। इस मौके पर संगठन में वैलेंटाइन डे और उससे जुड़े सभी आयोजकों का विरोध किया गया और चेतावनी दी गई कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएं। हमने लठों से पूजन किया है। अगर कोई भी हमें प्रेमी जोड़ा हमें होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं भी मिलेगा, उसको हम गंजा करेंगे, पूरे शहर में घुमाएंगे और लठों से उसका इलाज करेंगे। सभी महिला मोर्चा ने सबने यही प्रण लिया है कि अगर कोई भी हमें मिले तो उसका हम इलाज करेंगे। और पुलगामा गांव में जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे 14 तारीख को, और यही सबको करना चाहिए। आज हमारी सभी वरिष्ठ पदाधिकारी महिला मोर्चा क्रांति सेना के कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमने यहाँ पर लठ पूजन किया है और 14 तारीख में जो ये लोग किस डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे और ये जो बना रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए आज हमने लठ पूजन का कार्यक्रम किया है। और हम वहाँ पर सभी हमने रेस्टोरेंट मालिकों को, होटल मालिकों को, सबको हमने जाकर लेटर भी दे दिया है, सबको चेतावनी भी दे दी है। अगर कोई प्रेमी जोड़ा, संदिग्ध जोड़ा हमें वहाँ पर मिला तो हम उसका वही लठों से इलाज कर देंगे और सबको हम वहाँ पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। हमने उधर गाजियाबाद में स्वाट टीम और थाना वेव सिटी पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत एक शातिर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया, जो कंप्यूटरीकृत धर्म कांटों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर रिमोट के माध्यम से वजन में हेराफेरी कर वाहनों से सरिया चोरी करता था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बाबर मलिक निवासी केला भट्टा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 5 इलेक्ट्रॉनिक चिप, एक रिमोट, एक कार, 3 ट्रक जिन पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी, नकली बिल और लगभग 7,800 किलोग्राम सरिया बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बाबर मलिक अपने साथियों के साथ मिलकर कंप्यूटरीकृत धर्म कांटों में चिप लगाता और रिमोट के सारे वजन कम दिखाकर सरिये चोरी करता था। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में स्वाट टीम और अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने थाना साहिबाबाद और थाना कविनगर क्षेत्र में फ्लैटों और घरों में हुई चोरी की घटनाओं के साथ साथ तनिष्क ज्वेलर्स और दीपाली ज्वेलर्स शोरूम में हुई चोरी के मामलों का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने चोरी हुए सोने चांदी के आभूषणों के अलावा घटनाओं में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की अर्टिगा कार भी बरामद की। इस मामले में पुलिस ने सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और गाजियाबाद में ज्वेलरी शोरूम और रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर की गई कार्रवाई में आरोपियों को दबोचा गया। पूछताछ में इन अपराधियों ने शोरूम और घरों में हुई कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक सराफा व्यापारी से लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी नाहिद, जो नगला रियावली का रहने वाला है, कुछ दिन पहले सराफा व्यापारी के यहां से 5 सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गया था। घटना 2 तारीख की बताई जा रही है और इसे लेकर पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे आरोपी की लोकेशन और उसके रास्तों का पता लगाया जा सका। सिटी कोतवाल क्षेत्र के मोती महल मार्केट में हुई इस लूट की घटना से इलाके में सुरक्षा के मुद्दे पर भी सवाल खड़े हुए थे।
देखिए 2 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम बाद में प्रकाश में जब तमाम कैमरे वगैरह देखे गए, 150 से 200 कैमरे देखे गए इसमें, तो नाहिद नाम का व्यक्ति जो रतनपुरी का रहने वाला था प्रकाश में आया था और वो प्रेस का जो कपड़े का प्रेस का एक शॉप होती है उस पर काम करता है। और उसका कहना है कि पूछताछ से उसने बताया कि जब उसमें उसे लॉस हो गया तो उसने जो है उसको कंपेंसेट करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया और सुनार की दुकान में पहुंच करके अंगूठी देखने के बहाने 4 से 5 अंगूठियां लेकर भाग गया था। पूरी तरह से रिकवरी कर ली गई है तथा उसके आधार पर जो भी धारा होती है उचित धाराओं में अभियोग दर्ज करने के बाद उसको जेल भेजने की कार्रवाई। उधर ग्रेटर नोएडा में यूपी एसटीएफ की टीम ने फर्जी पेट्रोल पंप चलाकर मिलावटी तेल बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में मिलावटी डीजल और पेट्रोल के साथ साथ कई संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए। जांच में सामने आया कि दोनों पहले भी 2 फर्जी पेट्रोलियम कंपनियां चलाकर लोगों को ठग चुके हैं। इनके अन्य साथियों को पहले ही एसटीएफ ने पकड़कर जेल भेजा था। पकड़े गए आरोपी मैनपुरी जिले के ग्राम सलेमपुर कुरावली क्षेत्र में फर्जी पेट्रोल पंप स्थापित कर लोगों को मिलावटी डीजल और पेट्रोल बेच रहे थे। वहीं मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित आनंदपुरी इलाके में एक चौंकाने वाला हादसा सामने आया जो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एक महिला कई छोटे बच्चों को एक महिला कई छोटे बच्चों को स्कूटी पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रही थी। रास्ते में स्कूटी खड़ी अवस्था में थी, तभी अचानक एक मासूम बच्चा आगे की तरफ खिसक कर एक्सीलेटर से लटक गया। जैसे ही एक्सीलेटर दबा, स्कूटी तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गई और सीधे पास की दीवार में जा टकराई। पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में घटा, जिससे आसपास मौजूद लोग भी घबरा गए। टक्कर के बाद महिला और बच्चों को हल्की चोटें आई। आसपास के लोगों ने तुरंत पहुंचकर सभी को संभाला और सुरक्षित स्थान पर बैठाया। वहीं उत्तर प्रदेश का प्रमुख और आधुनिक शहर माने जाने वाला नोएडा इन दिनों बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर चर्चाओं में है। हाल के समय में सामने आई वारदातों ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर फेज 3 थाना इलाके में लगातार चोरी के मामलों में स्थानीय निवासियों की चिंता और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। गड़ी गोल चक्कर के पास आसपास देर रात एक घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना सामने आई है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति कुछ ही मिनटों में वाहन लेकर मौके से निकल गया। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में रोष और डर का माहौल है। नागरिकों का कहना है कि रात के समय गश्त और निगरानी को लेकर किए जा रहे दावे जमीनी स्तर पर असरदार नजर नहीं आ रहे। वाहन स्वामी ने थाने में लिखित शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस वीडियो फुटेज की जांच कर रही है और गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी हुई है। उधर गाजियाबाद में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी का नया विवाद सामने आया है, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के कथित बयान से उत्पन्न हुआ। हुमायूं कबीर के बयान के अनुसार उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के इरादे का जिक्र किया था, जिसके बाद गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गुर्जर ने हुमायूं कबीर को बाबर की औलाद और जिहादी करार देते हुए कहा कि भारत में अब्दुल कलाम नाम की मस्जिद बन सकती है, लेकिन बाबर के नाम पर कभी मस्जिद नहीं बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी पार्टी ऐलान करेगी तो वो खुद जाकर इस कथित जिहादी को खदेड़ कर पाकिस्तान भेजेंगे। देखिए, बाबरी मस्जिद कभी नहीं बन सकती और क़यामत कभी आने वाली नहीं है। हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और ये कहा था, उस टाइम तय हुआ था कि यहाँ की संस्कृति और भगवान राम का ये देश है, हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार हम यहाँ रहेंगे, देश की तरक्की में हम योगदान देंगे। लेकिन जो बाहर से फंडिंग हो रही है और कुछ जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनमें से ऐसा है कि जिहादी ये भी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाबर की औलाद है। बाबर की औलाद है क्योंकि उसने बलात्कार दुराचार किए थे, तो उसकी औलाद हो सकती है। उसकी औलाद के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम जी के नाम पे बना सकते हो आप, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बना सकते हो, लेकिन बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनेगी। हिंदुवादी संगठनों ने ऐलान कर दिया है, जिस दिन हमारी पार्टी ऐलान करेगी सबसे पहले जाएंगे और उस जिहादी को खदेड़ करके पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। किसी कीमत पे बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बन सकती। भगवान श्री राम जी का शानदार भव्य और दिव्य मंदिर, जो ढांचा जिस तरह से बनाया गया था जिहादियों के द्वारा, उसको हटा करके मंदिर बनाए। वहाँ भी अगर बाबर के नाम पे मस्जिद बनाते तो वहाँ भी चाहे अब्दुल कलाम के नाम पे हमें बनानी पड़े। उधर गाजियाबाद नगर निगम ने शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वैशाली सेक्टर 4 क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे किए गए पक्के और कच्चे दोनों प्रकार के कब्जों को हटाया गया। निगम की टीम भारी मशीनरी और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और चिन्हित स्थानों पर बने ढांचे, शेड, टीन शटर, प्लेटफॉर्म और अस्थायी दुकान निर्माण को हटाया।
कार्रवाई के समय क्षेत्र में प्रशासनिक अमला और पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह का विरोध या अवरोध खड़ा न हो। निगम अधिकारियों ने बताया कि अभियान से पहले क्षेत्र के कब्जा धारकों को नोटिस और मौखिक चेतावनी देकर खुद अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया था। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी जिन स्थानों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया वहां सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस कदम का उद्देश्य सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और आम लोगों को सुरक्षित आवाजाही की सुविधा देना है। नगर निगम ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने के संकेत दिए हैं। वहीं बुलंदशहर जिले के खुर्जा क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है जिसमें प्रॉपर्टी डीलर दामोदर सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। मामला उस वक्त सामने आया जब हिस्ट्री शीटर रविंद्र गोरखी, जो हाल ही में जमानत पर छूटकर बाहर आया था, ने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। रंगदारी न देने पर हिस्ट्री शीटर के साथ ही उसके घर में घुस गए और प्रॉपर्टी डीलर साथ ही उनके परिवार के साथ मारपीट भी की, जिससे दामोदर सिंह घायल हो गए। घटना के बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल फैल गया और पीड़ित ने अपनी सुरक्षा की चिंताओं को उजागर करते हुए पुलिस से त्वरित कार्रवाई की गुहार भी लगाई। उन्होंने घटना की सूचना देते हुए एफआईआर दर्ज कराई और संभावित हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और मामले में दोषियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जी, मेरा नाम दामोदर सिंह है और जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। और ये तो आपने देखा ही, और मेरे मतलब परिवार को जान माल का खतरा है सर। और जी ये तो बदमाश तो स्टेशन है ही, काफ़ी गैंगों सा बॉस है ये। अनिल दुजाना गैंग का बॉस, बलराम ठाकुर गैंग का बॉस, और जी अन्य राज्यों में इसका मतलब दहशत का माहौल है। और ये पैरोल पाया हुआ है और आते ही इसने पूरा साम्राज्य शुरू कर दिया। और ये मैंने घर मकान बनाए तो ये कह रहे भाई हमारी ये यहाँ पे सूखी पड़ी है गंगा, इसे गीली कौन करेगा। तो ये आए दिन मुझे परेशान करता है। और जो इसके जो भतीजे हैं, जो भाई हैं, ये मतलब कि रंगदारी के पैसे पटाने का काम कर रहे हैं। ये इनका वो आतंक है। और मेरा मतलब परिवार और मैं, यही लोग मेरे हत्या कराएंगे। और ये हत्या के प्रयास से ही मेरे घर में आए थे। और आने वाले टाइम में मेरी जो हत्या होगी वो गोर किस्म उप रविंदर और सतेंद्र, अनिल, बड़ौन, सारा कुछ इन्हीं का ही नटवर बचाया हुआ है। और मेरी हत्या होगी, अवश्य होगी। जी मेरा नाम। तो हापुड़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई जिसमें पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला किया गया। घटना उस समय हुई जब वो सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हमलावरों ने अचानक उनके वाहन के पास हथियारों का उपयोग कर हमला किया, जिससे वहां मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री मदन चौहान ने थाने पहुंचकर एसपी से मुलाकात की और आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ साथ घटनास्थल से बरामद पिस्टल की भी जानकारी दी। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तेज और कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एसपी ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ शीघ्र और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हमले ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सुरक्षा व्यवस्था की संवेदनशीलता को फिर से उजागर कर दिया है। पूर्व मंत्री और गढ़मुक्तेश्वर से 3 बार विधायक रहे मदन चौहान पर सोमवार की देर शाम सगाई समारोह में जाते समय हथियारों से लैस बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। बदमाशों ने मंत्री मदन चौहान पर पिस्टल तान दी थी और इस दौरान जो है फायर नहीं हो पाया, गोली नहीं चली, तो वहीं मंत्री बाल बाल बच गए। इस मामले को लेकर मंत्री मदन चौहान ने पुलिस से अपनी जान को खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। आज मंत्री मदन चौहान हापुड़ एसपी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, वो उनसे बात करते हैं। सर, आज कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे हैं आप, क्या उनसे मांग की गई आपके द्वारा जो हमला किया गया था? देखिए, मांग सीधी सीधी है। वो असामाजिक तत्व हैं और वो माफिया टाइप के हैं। उनके यहाँ पूरा गिरोह चलता है, जो मुझे जानकारी मिली। पूरे दिन की उनकी दिनचर्या निकलवाई जाए तो और दूसरी जगह भी उन्होंने फायर किए हैं। वो अनऑथराइज पिस्टल हैं, जो मुझे पता लगा है। और दानिस्ता हमारी गाड़ी सीधी जा रही थी, शीशे बंद थे, उसमें कहीं हमारे से कोई झगड़ा या किसी से कोई मतलब नहीं था, सीधे निकलना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के सामने हमारी जा रही थी, दो पिस्टल एक आदमी के हाथ में थे, 2 खड़े थे उनके पास, तो उन्होंने आक्रमण किया। सीधा करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी चलने की वजह से वो ड्राइवर की उस पर आ गया और वो नाल जो लगे और टाइगर दबाया। वो आवाज, हम 4 लोग बैठे थे, चारों लोगों को लगे, हम डर गए, हमारा स्टाफ भी डर गया पूरी तरह से। लेकिन जो गनर हमें एसपी साहब ने दिया हुआ था, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उस गनर ने बेचारे साहस दिखाते हुए एकदम कार्बाइन लेकर के उनको ललकारा। वो तब भाग खड़े हुए। उधर से फिर जिसके यहाँ जा रहे थे वहां फोन किया तो वो भी कुछ लोग आ गए थे। तो ये एक जानलेवा हमला सूझबूझ के साथ है, इसकी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने एसपी साहब से कही। और जब तक पिस्टल की बरामदी नहीं होती
कितने पिस्टल उनके साथ थे, क्या कंस्पायरेसी है, तो तब तक ये केस मैं समझता हूँ अधूरा है। हम लोगों को खतरा है पूरी तरह से, वो कभी भी वारदात कर सकते हैं और उनको श्रेय मिलेगा, उनको सहयोग मिलेगा, निश्चित तौर से उस समाज का ताना बाने को भी तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमने दरख्वास्त की है, उन्होंने कहा कि आपका सुरक्षा का भी ध्यान रखूंगा और दूसरा इनको पकड़ करके और इनसे बरामदी कर करके पिस्टलों की क्या क्या है पूरा खुलासा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उसमें पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है, क्या? वही मेन वही है, उसी के हाथ में दोनों पिस्टल थी, मुझे पता चला है, वही शिवम नाम है उसका, तो उसी ने पिस्टल से गोली चलाई है और दिन में भी शायद चलाई है। तो ये पूरा ग्रुप है, तो इस ग्रुप का जब वो आरोपी है तो फिर तो पिस्टल पता ही लग जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, तो पिस्टल जरूरी बरामद होनी है। मंत्री जी, आप लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, 3 बार गढ़मुक्तेश्वर से भी आप जो है विधायक रह चुके हैं, तो कैसे देखते हैं आपको ये जो हमला किया गया? पहले भी आप पे कई हमले हो चुके हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ कुछ सामाजिक तत्व होते हैं, कुछ ईर्ष्यालु होते हैं, तो किसी ने पहले बम्फर माफियाओं ने जो मिट्टी का खनन करते थे, उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ दी थी, आज तक टूटी हुई, अभी भी देख सकता है कोई भी, मैंने ठीक नहीं कराई और उसकी FIR दी थी, वो FIR दर्ज नहीं हुई थी, तो फिर मैं भी थोड़ा सा ज्यादा परसू नहीं कर पाया। तो ये कई चीजों में अभी जैसे 8-10 महीने पहले इसी ग्रुप ने हमारे जो लड़का काम करता है, गरीब सा चाय पिलवाता है, वो 10 साल से हमारे साथ है कम से कम, उसको जाते हुए पकड़ा और उसका पैर तोड़ दिया, 3 लोग बैठा के ले गए, उसको अपहरण करके ले गए और उसका पैर तोड़ करके उसकी FIR दर्ज है थाने में, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन उसको ठीक से पैरवाई नहीं हो पाई थी, गरीब था, तो उसका मैंने प्राइवेट उसका एक्सरे करा करके इलाज कराया। तो मुझे खतरा है कोई ये, क्योंकि हम तो घर पर भी ऐसा ध्यान नहीं रखते थे, तो खतरा है इन लोगों से, इनके अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हौसले बुलंद हो गए इनके। अच्छा, पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, संतुष्ट हैं आप उससे? देखिए, अभी तक जब तक इनकी पिस्टल नहीं बरामद होते और ये जो मेन कल्प्रिट है ठीक ढंग से नहीं पकड़े जाते, तब तक मैं संतुष्ट होने का सवाल नहीं होता। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आज कप्तान साहब से आप मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने दोनों आश्वासन दिए, पिस्टल भी बरामद होगी, ये लोग खुलासा भी होगा, इनकी पूरी इंक्वायरी होगी और सुरक्षा का भी आपका प्रबंध होगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री मदन चौहान। इन्होंने कहा है कि ये कप्तान साहब से मिले हैं और जो आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है, इनका कहना है कि उनसे जो पिस्टल उस दौरान जो है इस्तेमाल की गई वो भी बरामद की जाए। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। उधर बरेली के वार्ड 11 कटरा चांद खां में गंदे पानी की समस्या गंभीर हो गई है। स्थानीय लोग घरों में गंदा पानी आने की शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन की धीमी कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिक महापौर से त्वरित समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे लेकर हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। कल मेरे पास मैसेज आया फेसबुक के माध्यम से कि पानी की समस्या बहुत विकट हो चुकी है कटरा चांद खां में। मैं यहाँ लाइव आया हुआ हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि पानी में समस्या है या नहीं है, और लोगों से बात भी कराऊंगा। ये देखिए, मैं पानी भर रहा हूँ, ये पानी डायरेक्ट है और लोगों को कहना है जो हमने भी देखा, ये पानी के हालात हैं बरेली में, जो कि लोग अच्छे खासे परिवार वाले हैं। पानी की हालत देख लीजिए सर, पूरी बरेली देख लो, पानी के ये हालात हैं और लाइव चल रहा है, बिल्कुल टंकी का पानी देख लीजिए आप लोग। तो लोगों से बात करते हैं क्यों समस्या है और कौन इसका समाधान करेगा। चलिए आइए लोगों से बात करते हैं। देखिए, समस्या पानी की है, जिसे पीने के लिए बहुत गंदा पानी पीने के लिए विवश हो चुके हैं बरेली के नगर निगम के लोग। आइए बात करते हैं। लोगों ने कल मुझे फोन करके मैसेज करके यहाँ बुलाया, क्या समस्या है पब्लिक ही आपको बताएगी। भाई साहब, क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या क्या है, 2-3-4 महीने से यहाँ पर लगातार पानी आ रहा है, पता नहीं नाली का आता है, सीवर का आता है, किस चीज का आता है, बदबू आती है और बिल्कुल गंदा पानी होता है। ये वार्ड कौन सा है? वार्ड 11 है। वार्ड 11 है। आपने कभी शिकायत करी इसकी? शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से भी 3-4 बार नगर निगम बरेली के पोर्टल पे शिकायत करी, उस पे अजीत सिंह को कंप्लेंट असाइंड हो जाती है, अजीत सिंह का नंबर उस पे शो हो जाता है, उस पे हम कॉल करते हैं तो अजीत सिंह की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, फोन ही नहीं उठाते हैं। अच्छा, अजीत सिंह जी जो है नगर निगम के, वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं? फोन नहीं उठा रहे हैं, उनको जो हमें नंबर मिला है पोर्टल के माध्यम से वो नंबर नहीं उठाते हैं वो। अच्छा, आप लोग ने आज से पहले कभी बरेली के जो महापौर हैं उमेश गौतम जी से मिलने का प्रयास किया? नहीं सर, नहीं बात करी पार्षद जी से, अच्छा वहां से बात करी तो वो कहते हैं अच्छा पानी की समस्या 6:30 बजे जो है
और थोड़ी देर पानी सही आवा है, फिर गंदा लगता है। ये क्या दिक्कत है, ये समझ में आती बात। तो ये कब से हो रहा है? आप लोग पानी कैसे पी रहे हैं? ठीक आ रहा है, वो टैंकर ला रहा है, वो पानी 2 महीने हो गए, 2 महीने से पानी की आपको समस्या आ रही है। आप देखिए, मैं बरेली में हूं और पानी की हालत वाकई यहाँ की बहुत खराब है। इन्होंने लेकिन अधिकारियों से बात की, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी से इन्होंने अभी तक शिकायत नहीं करी, जैसी पब्लिक ने मुझे बताया। आज अपने चैनल के माध्यम से हम ये खबर दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये खबर बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम तक पहुंचेगी। और ये लोगों से भी हम आश्वासन चाहते हैं कि आप लोग एक बार बरेली के महापौर के पास जाइए, निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी रोड का निर्माण कार्याधीन है। अगर रोड पड़ने के बाद दोबारा से वो रोड तोड़ी जाएगी, उसमें राजस्व का नुकसान होगा। अभी रोड टूटी हुई पड़ी है, कहीं से पाइप अगर टूटा हुआ है, लीक है, ब्लॉक है, तो वो अभी चेक हो सकता है। देखिए, सीधा सीधा से बात है कि यहाँ की पब्लिक वाकई बहुत परेशान है। पानी बदबूदार आ रहा है, गंदा आ रहा है और एक तरीके से जिंदगियों मौत नहीं बदल सकती इस पानी को पीने के बाद। लोग शिकायत कर चुके हैं, काफी दिनों से परेशान हैं, लेकिन अभी तक बरेली के महापौर से इन्होंने अपनी शिकायत नहीं करी। और हमें उम्मीद है महापौर तक ये वीडियो जाएगा तो इनका समाधान भी होगा। और इन लोगों से भी हम कहेंगे कि एक बार नगर निगम जाकर बरेली के महापौर उमेश गौतम जी तक अपनी समस्या बताएं। धन्यवाद। मैं बरेली से डेली 24 भारत के लिए विनोद जोशी। कल मेरे पास मैसेज आया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।